यस, अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर आप एक बिजी रोड है उसको देखेंगे कि वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में एयर कैसी होती है, आफ्टरनून दोपहर की टाइम एयर कैसी होती है और इवनिंग में कैसी होती है। क्या तीनों टाइम को जब आप कंपेयर करेंगे इक्वली एयर की फ्रेशनेस सेम रहती है या पॉल्यूशन कम ज़्यादा होता है। एंड लास्ट, अ विलेज एंड ए टाउन, एक विलेज गांव और एक टाउन कस्बे में से ज़्यादा फ्रेश एयर कहाँ पर है, ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर कहाँ पर है। पॉल्यूटेड एयर मीन्स जहाँ आपको फील होता है कि आपका दम घुट रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस एरिया को हम पॉल्यूटेड एरिया कह देते हैं। तो आई थिंक दैट योर आंसर्स आर दैट पार्क हैज़ अ फ्रेश एयर एंड बिजी रोड, यहाँ बिजी रोड के ऊपर आपको प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन करने में। रेजिडेंशियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया की जगह एयर ज़्यादा फ्रेश होगी। ऐसे ही तीनों टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में एयर फ्रेश ज़्यादा होती है, आफ्टरनून में थोड़ा जो एयर पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है और शाम होते होते पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इवनिंग में। ऐसे ही विलेज और टाउन में से हम कई बार सुनते हैं कि गाँव की हवा शुद्ध होती है, हम गाँव में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं हमारा टाइम पास करने के लिए, या हम छुट्टियां हॉलीडेज़ होते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ से गाँव की तरफ घूमने आते हैं कि कुछ टाइम वो पॉल्यूशन से दूर जाएं। इसका मतलब विलेज में जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो थोड़ा कम है। Now next page. One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere. तो आपने जो ऊपर ऑब्जर्वेशन किया है, डिफरेंसेस देखा होगा कि अमाउंट ऑफ स्मोक की, धुएं की मात्रा एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि स्मोक कहाँ से आ रही है? स्मोक मीन्स धुआं। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेज टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट, एटमॉस्फेयर में कुछ सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और फिर वो स्मोक बना लेते हैं। वैन एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, जब एयर के अंदर कंटामिनेटेड मीन्स संक्रमित हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्या मिक्स होता है? अनवांटेड सब्सटेंसेस, अनचाहे गए सब्सटेंसेस पदार्थ मिल जाते हैं, विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सबके ऊपर इफेक्ट डालता है। इट इज़ रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन, उसी को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। नाउ अंडरलाइन इट, फ्रॉम व्हेन एयर इज contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and the non-living, it is referred to as air pollution. You also have the question in backside of your book that what is air pollution, then you write your answer from here, what is air pollution. Okay, now our next topic is 18.2 activity, how does air get polluted, एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है, पॉल्यूटेड प्रदूषित कैसे होती है। द सब्सटेंस विच कॉन्टामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, ऐसे सब्सटेंस विच कॉन्टामिनेटेड, जो संक्रमित कर देते हैं किसको? द एयर को कॉन्टामिनेट कर देते हैं, आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स, उसको वायु प्रदूषक। पॉल्यूटेंट्स मीन्स पॉल्यूशन फैलाने वाली सब्सटेंसेस, सिंपल। सो एयर पॉल्यूटेंट्स मीन्स एयर पॉल्यूशन फैलाने वाली सब्सटेंस। तो what are air pollutants? Then your answer is the substances which contaminate the air, ऐसे सब्सटेंस जो एयर को कॉन्टामिनेट करते हैं उसको बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, समटाइम्स सच सब्सटेंसेज में कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, कई बार ये सब्सटेंसेस किसी नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे लाइक स्मोक एंड डस्ट, स्मोक भी नेचुरल है, डस्ट भी नेचुरल है। अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट फायर से बने हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनो ज्वालामुखी, इरप्शंस जब ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनो में से जब स्मोक आता है, वो स्मोक एयर के साथ मिलता है तो वो एयर पॉल्यूटेंट का वर्क करता है। पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये नेचुरल सोर्सेज हमने ऊपर पढ़े थे, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, अब सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? हवा को पॉल्यूट करने वाले सोर्सेज कौन कौन से हैं? सिंपल सी चीज़, आर फैक्ट्रीज से स्मोक निकलता है, पावर प्लांट्स से स्मोक निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जस्टेज
मशीनरी से जो निकलने वाला धुआं है, एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड, जलाने वाली लकड़ी, एंड डंग केक्स क्या होता है, गोबर के उपले, सिंपल, ओके। So these are the sources of air pollutants. You also underline this paragraph from the sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhausts, and burning of firewood and dung cakes. Okay. Then activity 18.2. You might have read in the newspapers that respiratory problems amongst children are rising day by day. आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, सांस लेने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं अमंग्स चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में भी आर अराइजिंग, बढ़ रही हैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, रोज़ रोज़ आप देख रहे हैं। आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास, तो किसी बच्चे को अस्थमा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, हर बच्चा भी, छोटे से छोटा बच्चा भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स इन योर नेबरहुड। तो अब आपको क्या करना है, नेबरहुड, आपने पड़ोस में जाना है, एंड अमंग फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जो आपका एरिया है, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, उसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं, किनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। जब आप इस टाइप की एक लिस्ट बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो केसेस हैं वो डे बाय डे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, किस नंबर में बढ़ रहे हैं। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। खूब सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से होती है, देयर मेन रीज़न इज़ एयर पॉल्यूशन। लेट अस नो ट्राई टू फाइंड आउट द सब्सटेंस और पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। तो चलिए हम पता लगाते हैं वो ऐसी कौन से सब्सटेंस हैं जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़। क्या आपने कभी नोट किया है कि हमारी सिटीज़ में जो व्हीकल्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले आपने सुना होगा, आप अपने जब बड़े बुज़ुर्गों से, घर में एल्डर्स से सुनेंगे तो वो कहेंगे कि पूरे गांव में एक ही गाड़ी हुआ करती थी। उसके कुछ टाइम बाद गांव में 2-3 गाड़ियाँ होती थी और अब हर घर में एक गाड़ी है। ऐसे ही जब आप देखते हैं गली मोहल्लों की बात करते हैं तो कि हमारे मोहल्ले में पहले एक जने के पास ही कार थी, अब हर घर में 2-2, 3-3 व्हीकल्स प्रेजेंट है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हाउ रैपिडली द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग इन आवर सिटीज़ और इन आवर विलेजेस आल्सो। ओके, व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। व्हीकल्स से हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, जैसे लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2 एंड स्मोक, धुआं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनता है, जब फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल और डीजल हैं, उनका कंबशन कंप्लीट नहीं होता है, वो इनकम्प्लीट बर्न करते हैं, वो कुछ अधूरे रह जाते हैं, पूरी तरह से वो बर्न नहीं हो पाते, जल नहीं पाते, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस जहरीली गैस है। इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। इसकी वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो कैपेसिटी है वो डाउन आ जाती है। अब आप सभी को पता होगा, हमने किसी ना किसी चैप्टर में ज़रूर रीड किया होगा कि हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का चीज़ प्रेजेंट होती है। और हीमोग्लोबिन का क्या वर्क होता है, हीमोग्लोबिन का वर्क होता है जो हम सांस ले रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपने पढ़ा होगा, हम नॉस्ट्रिल के थ्रू जो एयर लेके जा रहे हैं लंग्स के अंदर, वहाँ से वो लंग्स में से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होती है और उस ब्लड में जो प्रेजेंट HB है, हीमोग्लोबिन है, वो इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और पकड़ के हमारी पूरी बॉडी के हर एक सेल, इस सेल को वो गिव आउट कर देता है, दे देता है, और वहाँ से जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है वो CO2 को लेता है और वापस लंग्स तक लाके छोड़ देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या वर्क कर रहा है, जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन को कैच करेगा, पकड़ेगा और उतना ज़्यादा हमारी सेल्स में सप्लाई करेगा। बट कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन को
कैपेसिटी की, ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन को वो डैमेज कर देगा और हमारी बॉडी में हमारी हर सेल के पास ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाएगी, ऑक्सीजन पूरी क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाएगी। और जब बॉडी को हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल वर्क नहीं करेगी, सेल वर्क नहीं करेगी तो टिश्यूज़ वर्क नहीं करेंगे, टिश्यूज़ वर्क नहीं करेंगे तो ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे और ऑर्गन वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी नहीं करेगी। इसका मतलब धीरे धीरे हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। इसको बोलते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो इंसान को ऐसा फील होता है जैसे उसे मीठी मीठी नींद आ रही है और उस नींद के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, डू यू नो इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्स इन दिल्ली, दिल्ली में जितने व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक उनको खड़ा करके उनकी लाइन बना दी जाए। सेम वैसे ही जैसे कि प्रेयर टाइम में आपकी लाइन बनती है, आप एक के बाद एक खड़े होते हैं तो लंबी सी लाइन आपकी बन जाती है। अगर यहाँ आपको क्या दिया गया है कि दिल्ली में, ओनली दिल्ली, इंडिया के अंदर जो दिल्ली हमारी कैपिटल है उसमें जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल हैं, कई तो अनरजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनको छोड़ दिया जाए, ओनली जो रजिस्टर्ड व्हीकल हैं उनकी लाइन बनाई जाए तो द टोटल लेंथ वुड बी, तो उनकी लंबाई कितनी होगी, उस लाइन की लंबाई कितनी होगी, नियरली इक्वल टू द कंबाइंड लेंथ्स ऑफ द टू लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी जो दो नदियां हैं, रिवर्स हैं, कौन कौन सी, नाइल एंड अमेजॉन, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों की मिलाकर जितनी लेंथ होती है उतनी अकेली लेंथ दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की बन जाएगी, उससे ज़्यादा बन जाएगी, उन रिवर्स की लेंथ से ज़्यादा बन जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू ऑल्सो स्टार्ट इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, Bujo remembers seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winters. बुझो को याद आई जो उसने देखी थी थिक फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, कोहरे जैसी जो बड़ी लेयर थी एटमॉस्फेयर में, कब आती है, विंटर्स में। आजकल में आपने देखी होगी मॉर्निंग में जब उठते हैं या इवनिंग होती है तो एक धुआं